तो आज ज्ञान योग की साधना बतला रहा हूँ। इसमें ज्ञान योग में ये अंततः फिर यह ध्यान में बदल जाता है। ज्ञान योग में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि ज्ञान योग किसी आसन का मोहताज नहीं है। इसको किसी आसन में करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आसन में बैठे हो आप कर सकते हो। दूसरी बात है कि इसके लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम कुछ खाना खाए हैं या नहीं खाए हैं। हाँ, वैसे अच्छा यह रहता है कि खाना नहीं खाए हुए। क्यों? क्योंकि जब हम खाना खा लेंगे तो हमारे माइंड की जो एनर्जी है उसको पचाने में लग जाती है, तो उसके कारण जो है दिमाग थोड़ा सुस्त हो जाता है। इसमें दिमाग एकदम एक्टिव होना चाहिए। इसमें मुख्य चीज़ दिमाग ही है ज्ञान योग में। तो दिमाग एकदम एक्टिव होना चाहिए। तो ये दिमाग एकदम एक्टिव हो, इसके लिए कई चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो यह है कि आपकी नींद बहुत अच्छी हुई इस साधना के पहले। अगर नींद अच्छी नहीं ली है तो फिर इस साधना को करना ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ है आपका जो है मतलब थके हुए नहीं हो, रेस्ट में गए हुए हो, थके हुए नहीं होने चाहिए। और इस तरह से भोजन नहीं होना चाहिए, खाना खाया हुआ नहीं होना चाहिए। और सुबह का समय है जो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रात में आदमी का दिमाग थकने लगता है थोड़ा, तो प्रातःकाल सही रहता है। वैसे अगर थका हुआ नहीं है तो रात में भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। थका हुआ है तो थका हुआ नहीं है तो रात को भी कर सकता है, खाने के पहले। हाँ, भोजन कर लेंगे तब तो नींद भी चले जाएंगे तुरंत। हाँ, नींद जो है एक योग में एक बाधा है माना जाता है कि भाई नींद में अगर आप चले गए तो फिर आप कैसे करेंगे। सिर्फ ध्यान योग में जो है नींद बाधा थोड़ी देर के लिए आता है, इसलिए क्योंकि उसमें एक ही पोजीशन पर बैठते हैं तो धीरे नींद जो है ख़त्म हो जाती है जब दर्द शुरू होता है तो। इसमें आप घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, टहल सकते हैं, इसमें कोई ऐसा अड़चन नहीं है। वैसे एक जगह ही बैठना ज़्यादा लाभकारी है। अब इसमें आपको करना क्या है कि आपको कोई भी एक प्रश्न उठाना है। एक ही पोजीशन पर बैठे हुए रहें या लेट जाएं, जो भी एक पोजीशन चुन लें अपना, और कोई भी अपना एक प्रश्न उठाना है किसी से संबंधित, कुछ भी एक। अब उससे संबंधित ही आपको प्रश्न करने हैं, और अन्य जो वस्तुएं हैं, अन्य चीज़ें हैं, वे कैसे उससे संबंधित हैं, उसके संबंधों की आपको पड़ताल करनी है। अन्य वस्तु जैसे कि मान लीजिए कि यह चादर है, तो यह चादर इस हवा से कैसे संबंधित है, इसका हवा से क्या रिलेशनशिप है, ये आपको पता लगाना है। उस हवा का वनस्पति से क्या संबंध है, उस हवा का धातु के साथ क्या संबंध है, या इस चादर का धातु के साथ क्या संबंध है। जो अनरिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे सामान्यतः जिसको लगता है कि इससे कोई संबंध नहीं है, उनके अंतर संबंध को आपको पता करना है। क्योंकि हर चीज़ जो है वो अंततः एक ही तत्व से बनी है। सृष्टि में एक साथ ही जो है इनका निर्माण हुआ है, तो आपको इनके अंतर संबंधों को पता करना पड़ेगा, कैसे ये रिलेटेड हैं आपकी जितनी, क्योंकि ये नॉलेज वालों के लिए ही है ज्ञान, तो आपको वह संबंध स्थापित करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसी की आपको पड़ताल करनी पड़ेगी। जब आप इनके संबंधों को जानने लगेंगे तो इनकी एकता को जानने लगेंगे कि कैसे ये जो है सार रूप में एक जैसे है। और फिर इनके साथ जो आपको अपना संबंध जानना पड़ेगा, यानी ये चादर जो है हमसे कैसे संबंधित है, हमारे से। तो हमारे उनके बीच के जो संबंध हैं उसको आपको जानना पड़ेगा। फिर ये जो है हम कैसे हैं, और हम जो है वो बहुत लास्ट स्टेज होता है इसका, ये कैसे हम हैं और हम कैसे ये हैं, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको पड़ताल करनी है कि चादर कैसे मैं हूँ और मैं कैसे चादर। जब इसकी आप पड़ताल कर पाएंगे तो उस वक्त जो है आपको इनके पूरे संबंधों का स्पष्ट बोध होने लगेगा। और इनका जब बोध होने लगेगा, इनके और आपके बीच के संबंधों का, तब फिर जो है इनके भीतर के जो तत्व हैं उनका बोध होने लगेगा। क्योंकि ज्ञान जो है अपने आप को प्रकाशित करने लगता है, वो आपके अनुभूति में उतरेगा।
आप जितना इनके संबंधों में जाएंगे उतना ही आप अपने भीतर के संबंधों में भी जाएंगे। ये बराबर होता है। यानी जितना हम तारों और उसके विषय में जानते हैं जिस अनुपात में, उसी अनुपात में हम अणु परमाणुओं के विषय में भी जानने लगेंगे। ठीक उसे जो विपरीत है छोटा तत्व। तो जितना हम अपने को बाहर जानेंगे उतना ही हम अपने को भीतर भी जानेंगे। ये दोनों एक साथ ही चलता रहता है। तो अब आपको यही जानना है। अब आपको अपने संबंधों के विषय में भी जानना है, अपने संबंधों के विषय में। जैसे हमारी आँख जो है कैसे हमारे जो है कान से संबंधित है, हमारे कान जो है कैसे हमारे जीभ से संबंधित हैं, हमारे जीभ जो है कैसे हमारे गले से संबंधित हैं, कैसे हमारे हृदय संबंधित हैं, पेट हमारा कैसे हाथ से संबंधित है, खून कैसे संबंधित है हवा से। इस तरीके से आपको हर एक का संबंध जो है स्थापित करना है। इसमें से कोई भी एक शुरुआत में चुन लेनी है आपको, जो भी चुनना चाहते हैं आप। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके आपका अन्वेषण में। आप कोई भी एक विषय चुनते चले जाए और उस विषय से संबंधित फिर जो है वो अपने आप फैलता चला जाएगा। सब चीज़ उससे जुड़ती चली जाती है और उनका जब सार आ जाएगा, पूरे ब्रह्मांडीय सार आ जाएगा जब आपके सामने, तो आप स्थित हो जाएंगे। फिर आपका माइंड जो है स्थित होने लगेगा। ये जितने भी संबंध हैं, ये जितने प्रश्न हैं, ये सब मन का ही तो खेल है, बुद्धि का खेल है। तो ये मन और बुद्धि को जब इतना बड़ा संबंध मिल जाता है, बड़ा विराट स्थिति में पहुंच जाता है, तो फिर ये ठहर सी जाती है। और वह जो स्थिति ठहरने वाली, वही स्थिति समाधि की हो जाती है। बुद्धि स्थिर हो गया तो स्थित प्रज्ञ हो गया, प्रज्ञा स्थित हो जाती है। कोई एक प्रश्न उठा ले और फिर उसमें और उससे सूक्ष्म प्रश्न क्यों, उससे सूक्ष्म प्रश्न क्यों आपको जाना, आपको स्थूल प्रश्न फिर नहीं आना। ये ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपको फिर जो है मोटे तौर पर नहीं आ जाना है। आप उसकी गहराई में जा रहे हैं तो और गहराई में चलते जाइए। अगर आपको मान लीजिए कि उत्तर नहीं मिल रहा है, उदाहरण के लिए कुछ ऐसे प्रश्न है ना जिसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, तो उत्तर नहीं मिल रहा है तो आप वहीं पर टिके रहिए, लगातार जो है उसी पॉइंट पर टिके रहे। अगर आपको उत्तर नहीं मिल रहा है तो उस पॉइंट पर ही आप टिके रहेंगे। उस पॉइंट से फिर जो पहले वाले संबंध में नहीं आएंगे। आप सूक्ष्मता में उतरे हैं ना बुद्धि की, तो मन से आप बुद्धि में उतर गए, आप बुद्धि से आप विवेक में उतर गए, तो विवेक से आप प्रज्ञा में उतर गए। समझ गए? तो जब प्रज्ञा में उतर गए यानी कारण में आप उतर गए, आप कारण ढूंढ रहे हैं। प्रज्ञा जो है वो कारण का होता है, वो कारण ढूंढता है खाली। तो जब आप कारण में उतर गए हैं तो अब आप उससे ऊपर में नहीं जाएंगे, अब उसके नीचे ही जाएंगे और उससे गहराई में ही जाएंगे। अन्यथा आप वहीं पर टिके रहेंगे, उसी प्रश्न को बार बार दोहराएंगे। जब प्रश्न को बार बार दोहराएंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि ये जो प्रश्न है, आखिर ये कैसे प्रश्न बना है, ये प्रश्न कैसे बना, ये प्रश्न कैसे बनता है, प्रश्न के बनने की प्रक्रिया क्या है। ये भी दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फिर जैसे मैं पूछ रहा हूँ तो भाई मैं क्यों पूछ रहा हूँ, मैं कैसे पूछ रहा हूँ, ये पूछने का कैसे काम होता है, पूछने वाला काम कैसे होता है, तो इसको भी तो जानने की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, तभी प्रश्न पूछ रहे हैं। फिर वहाँ जो है कि भाई ये शब्द बने हैं, वही प्रश्न है तो वो एक वाक्य है। फिर वो वाक्य जो है वह शब्द बना हुआ है, शब्द जो है वर्ण है। तो आप एक एक चीज़ फिर वो पूछने, आप वहाँ खाली टिके रहें। और जब टिके रहेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी प्रक्रिया आपको महसूस होने पड़ेगी। आपको स्थूल में नहीं आना है इसमें सदैव आपको सूक्ष्म में ही जाना है, नीचे ही जाना है। जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप वाक्यों में है। अगर इसको लबो लबा मोटी बात कही जाए, प्रश्न का मतलब होता है वाक्य। चाहे किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, है तो वाक्य ही वह। हाँ, चाहे कोई भी प्रश्न हो, है वह वाक्य। उसी तरह से वाक्य चाहे कैसा भी है, बना है वो शब्द से ही। शब्द चाहे कैसा भी है, बना है वर्ण से। वर्ण का एक जैसा भी है, बनी है ध्वनि से, है ना। तो ये जो है आपको, पर हम जैसे लोगों को ये इतना पता तो होना चाहिए कि शब्द वर्ण ध्वनि, अब हम शब्द से कैसे बना है, वर्ण से, और वर्ण कैसे बना है ध्वनि से, उस लेवल पर तो पहुंचे नहीं है। वो तो छोटा सा बच्चा भी जानता है कि पहले जैसे क जो है वर्ण है, ल वर्ण है, म वर्ण है, इन तीनों को जब मिला देते हैं तो कलम हो जाता है। हो जाता है ना। तो ये इसी तरह से तो बना है। क ल म मिला देते कलम बन गया। हाँ, अब ये क ल म जो हम मिलाते हैं, अब इनको हम अलग अलग कर देते हैं तो फिर ये वर्ण हो जाता है। और जब ये ज्वाइंट हो जाता है, ज्वाइंटली जब हम इनको बोलते हैं, हाँ, तो कलम बोल देते हैं। अब इनको कैसे मिल रहे हैं, क जब हम क बोलते हैं तो अ है ना, जब हम क ये मिलता क्यों है, पहले ये समझिए। जैसे क है
हाँ। तो क जब हम बोलते हैं तो इसमें अ हो जाता है लास्ट में। हाँ। ये अ जो है वही संयुक्त करता है, वही जोड़ता है क। तो ये अ जो है ये जोड़ता है ल, फिर वो जब तक जो है बाद में स्वर व्यंजन नहीं आएगा तब तक वह नहीं जुड़ेगा कोई भी चीज़। किसी को भी आपको जोड़ना है, जैसे चादर अगर हम बोलेंगे तो इसमें जो ये जुटा हुआ है तो च के बाद फिर आ है तभी ये जुटा है। यानी हम जितने भी हैं, जितने भी दुनिया में चीज़ें हैं, ये सभी अ ध्वनि के कारण ही जुटी हुई है। आप समझ गए ना अंतर संबंध को? बिना इसके आप कोई शब्द जोड़ ही नहीं सकते। बाद में जो स्वर होता है, और स्वर में भी जैसे ऊ है चाहे ई है, ये भी तो स्वर है, ई है या ऊ है। तो ये ई भी अगर आप देखेंगे ई करेंगे तो ये शुद्ध ई नहीं है। अगर इसको, लेकिन इसको बहुत सूक्ष्मता में करना पड़ेगा, अपने आप में इसको आपको उच्चारण करना पड़ेगा। और ई मन में ही उच्चारण कीजिएगा, देखिएगा धीरे 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 ई जो है ना और फिर लास्ट में अ ही हो जाता है, लेकिन वो काफ़ी सूक्ष्म है। इस वजह से ही उसको भी स्वर में मान लेते हैं, ई को भी। उसी तरह से ऊ को भी मान लेते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण ऊ जब बोलते हैं तो ओठ को ऐसे करना पड़ता है ना, ऊ गोल करना पड़ता है। लेकिन अगर हम मन ही में ओठ नहीं गोल करें, अब मन ही में ऊ बोलें तो आप देखेंगे ये अ ही हो जाता है। मन में आप बोलेंगे, हमें इसको बाहर नहीं निकालें। उदाहरण के लिए मन ही में ऊ बोलेंगे तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है ओठ को गोल करने की। और वैसी स्थिति में क्या होता है कि अ का मॉड्यूलेशन नहीं होता है। अ को मॉड्यूलेट करने के लिए, उसको अलग रूप देने के लिए हम लोग की मांसपेशियाँ जो हैं मुंह की और इन सब की ज़रूरत पड़ती है, जीभ की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम मुंह को नहीं बनाए, कुछ खाली चुपचाप मन ही में करें तो मन ही में जब हम ऊ का उच्चारण करते हैं मन ही मन खाली, तो उसको बारीकी से अगर बहुत धीमा धीमा उच्चारण करके उसको परखने की कोशिश करें कि कैसा है ये, तो हमें पता चलेगा कि ये भी अ ही है, बहुत सूक्ष्म है। लेकिन वो इसका मतलब है कि ये स्वर जो है ये ई या ऊ ये जो भी बने हैं ये भी अ से ही बने हैं। और जो है जन्मी है। हाँ, अ ही मुख्य है, यानी इनका स्रोत जो है अ चला गया। अ ध्वनि जो है जब भी आलाप भी होता है, संगीत में भी आ करते हैं ना, तो ये सब अ इसलिए करते हैं क्योंकि अ से ही सब शुरू होता है। तो अ जो है अक्षराणाम अकारो अस्मि, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। इसका यही अर्थ है कि इस जितनी ध्वनियाँ हैं ये सब अ से ही बनी हैं। अब जब आप धीरे धीरे जब उस अ पर जब आप पहुँचेंगे तब अब आपको पता लगाना कि यह अ किससे बना है। समझ रहे हैं? हाँ, तो आप फिर उस अ का उच्चारण आप मन ही मन करेंगे। और उच्चारण आप मन ही मन जब उसको करते हैं तो कभी ज़्यादा थोड़ा बल लगा के करेंगे, कभी थोड़ा कम बल लगा करेंगे, कभी बिना बल लगाए हुए करने की कोशिश करेंगे। जब आप देखते हैं कि जब आप बल नहीं लगाते हैं, हम जब मन ही में उच्चारण करते हैं तब भी हम बल लगाते हैं। जब आप उसमें बहुत ज़्यादा लीन होंगे तो आप पाएंगे कि आप मन में भी कुछ बोलते हैं तो अवश्य ही कहीं बल लगाते हैं। आपके दिमाग की कोई तंतु जो है बल लगाती है, तभी उसकी ध्वनि आती है अ की, अन्यथा ओ अ की ध्वनि नहीं आएगी। आप कुछ ना कुछ बल लगाते हैं। अब आपको यह डिटेक्ट करना है कि वो बल कहाँ लगता है, कैसे लग रहा है। और जब आप वो एक बार डिटेक्ट कर लेंगे कि बल लगता है तो आप कोशिश करेंगे कि बल ना लगाएं। और आप देखेंगे कि जैसे बल नहीं लगाते हैं आप, तो आप ध्वनि से बिल्कुल हट जाते हैं, आप ध्वनि से पार हो जाते हैं। ध्वनि से पार हो जाने का मतलब है कि इस पदार्थ जगत से ही पार हो जाते हैं, ये समझ लीजिए आप। और वह जो है स्थिति है समाधि की स्थिति हो जाती है। आपको ध्वनि से ही पार चले जाना है, यानी ये ध्वनि तक जो है ये प्राकृतिक जगत है, ऊर्जा तक ही प्राकृतिक जगत है। तो कैसे ध्वनि बनी है, वो जैसे ही आप देखते हैं क्योंकि उसमें बल लगा रहे हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा वो एनर्जी दे रहे हैं दूसरे फॉर्म में, तो एक दूसरी एनर्जी लगती है तो फिर वहाँ ध्वनि ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। जैसे विद्युत ऊर्जा लग रही है तो जो है उसको बन जाएगा। तो हम लोग की मांसपेशी जो है यहाँ मैकेनिकल प्रेशर मान लीजिए कि मैकेनिकल एनर्जी लग रही है, और मानसिक ऊर्जा लग रही है, जिसके कारण जो है मान लीजिए केमिकल एनर्जी है उसने बदला और अब उसको जो है वो ध्वनि के रूप में आ गया। तो ये केमिकल एनर्जी विद्युत एनर्जी में बदल करके उसको ध्वनि में बदल रहा है। तो आपको और केमिकल एनर्जी कैसे लग रहा है, वो हमारे मैकेनिकल एनर्जी से लग रहा है। जो हम जो है हम जब उसको
अपनी मांसपेशियों के सहारे से कुछ बल देते हैं, कुछ प्रेरणा देते हैं, तभी वो ऐसा होता है। तो यही आपको खोज करना है कि ये शरीर दिमाग के किस हिस्से में, शरीर के किस हिस्से के सहयोग से ही वैसी स्थिति आती है कि हम विचार, जैसे हम बोलते हैं तो हम कुछ सहयोग करते हैं ना, ओठ को, दांत को, जीभ को करते हैं ना, बोलते हैं तो जब हमें ऐसे बोलना होता है हम इसका सहयोग कर रहे हैं। उसी तरह से जब हमको उच्चारण करना होता है उस वक्त भी सहयोग होता है। तो उस वक्त जिन जिन मांसपेशियों का, तंतुओं का सहयोग होता है, आपको उसका पता लगाना है। तो हम बोलते हैं, क्या वो अपने आप में उच्चारण नहीं है जो बोल रहे हैं? ये तो वाचिक है ना, ये तो बोलना उच्चारण है ना, लेकिन मन का जो उच्चारण है वो अलग है। जब हम उसको भीतर ही भीतर रखे हैं, बाहर प्रकट नहीं हुआ है, मुंह से नहीं बोल रहे हैं, मन ही मन उच्चारण कर रहे हैं ना। मन से भी तो कोई चीज़ उच्चारण करते हैं, तो जो भी हम बोलते हैं ये पहले मन में ही तो उच्चारित होता है, तब आकर के ध्वनि में आता है। हाँ, तो जब मन में जब ये उच्चारित हो रहा है उस वक्त ये जो है, जैसे आपको ओ बोलना है तो उस वक्त मन में ये ओ नहीं है। जब तक ये जो है इधर नहीं आ पाता है मुंह ओठ में, इसमें, तब तक वो ओ के रूप में शुद्ध रूप से नहीं बदलाव होता है। तब तक वहाँ वो उसका काफ़ी रॉ फॉर्म में होता है, होता तो है लेकिन रॉ फॉर्म में होता है। तो आपको उसी का पता लगाना है, समझ गए? हाँ, तो जब उसका पता लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो ध्वनियाँ कैसे बनती हैं, कैसे निर्मित होती हैं, और तब जो जिस ऊर्जा से जो है वो बनती है, आप उस ऊर्जा को प्रवाहित होने से रोक करके आप ध्वनि को ही रोक सकते हैं, ध्वनि नहीं बनेगी। फिर एकदम आपका माथा शांत हो जाएगा, दिमाग शांत हो जाएगा। क्योंकि दिमाग अशांत होता कैसे? शब्दों से। दिमाग में और शांति क्या है? शब्दों से ही। शब्द रुक जाएंगे, फिर शब्द रुक जाएंगे, विचार रुक जाएंगे। हाँ, दिमाग अशांत भाव से नहीं होता है। हाँ, भाव से भी होता है, लेकिन वो जब ध्वनियाँ बन रही हैं, जब शब्द बन रहे हैं, तो वे फिर भाव को हमारे बना देते हैं। फिर वो भाव वो बना देते हैं भाव को। अच्छा। जैसे क्रोध है, उदाहरण के लिए, क्रोध एक भाव है। क्रोध तभी बनेगा ना जब क्रोध के विचार होंगे, अन्यथा क्रोध कैसे बनेगा? तो विचार शब्द हो गया। हाँ, तो विचार तो शब्द हो गया, तो विचार आएंगे तो वही भाव को बनाएंगे। हाँ, अगर विचार नहीं आ रहे हैं, पहले विचार आता है फिर भाव आता है। हाँ, विचार की उत्पत्ति तो होगी, क्योंकि जब आदमी बेहोश होगा उस वक्त उसमें न काम का भाव होगा, न क्रोध का भाव होगा, न लोभ का भाव होगा, उदाहरण के लिए, क्योंकि उसके दिमाग में उसमें विचार नहीं आ रहा है। इसीलिए विचार नहीं आने की वजह से ऐसे भाव उत्पन्न नहीं होते हैं। और जो उसका ऐसे मूल स्वभाव है जीने का, वह चलता रहेगा, वह सूक्ष्म है, वह विचार से ज़्यादा सूक्ष्म है। जो जीने का अंदेशा है, जो जीने की जिजीविषा होती है, वह जो भाव होता है, वह भाव विचार से ज़्यादा सूक्ष्म है। तो आप उसमें उतर जाएंगे। जो आपका स्वभाव है उसको स्वभाव कहा जाता है, खुद का भाव। हाँ, वो खुद का भाव है, तो उस भाव में आप उतर जाएंगे। तो आप जो है, आप कहीं से शुरू कीजिए, अंततः आप धीरे धीरे वहाँ पहुँच जाएंगे। आप कहीं से शुरू कीजिए, उसका सारे विवेचना आपको कर लेना पूरे अस्तित्व का ही। ध्वनि है तो कैसे पूरा अस्तित्व ध्वनि है, आपको एक एक चीज़ का विचार करना है। प्रकाश है तो कैसे हर चीज़ प्रकाश है। चुंबक है तो हर चीज़ कैसे चुंबक है, या कोई भी चीज़ है, मैं कैसे चुंबक हूँ, मैं कैसे प्रकाश हूँ। आपको हर चीज़ पर इस पर विचार करना है, फिर धीरे धीरे विचार पर ही विचार करना है, ध्वनियों पर सही विचार। हाँ, फिर लास्ट में, अंत में, पहले इनके संबंधों को आपको पता लगाना है। तो इतना इससे काफ़ी लंबा समय लगता है, 2 घंटा काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है कम से कम आज शुरुआत तो कीजिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे इसी पर जो है चिंतन अनुचिंतन करते रहेंगे तो आपको गहराई इसमें आती रहेगी। और जब भी प्रश्न होगा तो प्रश्न से फिर आप वापस, जैसे अभी फिर बोलने की स्थिति में आए, ऐसे फिर आप नहीं आ सकते हैं। इसमें इसका नियम है। गहराई में जाना है। हाँ, क्योंकि जैसे आप फिर हमारे से पूछेंगे या बोलने आ जाएंगे, इसका मतलब आप फिर स्थूल में आ गए। आपको स्थूल में नहीं जाना, इसका एक नियम है, यही है स्थूल में। या फिर आप मान लीजिए कि आप उठने लगे, उदाहरण के लिए आप सोचे कि चलिए थोड़ा मैं उठ जाऊँ, कहीं कुछ घूम लूँ, इसका मतलब आप फिर जो है सामान्य विचार में आ गए। क्योंकि वह बात अपनी जगह पर है, मैं इसका जो नियम है वो मैं बता रहा हूँ। तो जो जैसे आपको जो है विचारों की कैटेगरी इसमें है, स्थूल विचार, सूक्ष्म विचार, अति सूक्ष्म विचार।
तो स्थूल विचार वे हैं जिसमें कि ऊर्जा कम लगती है। स्थूल विचार वैसे विचार हैं, आप समझ लीजिए स्थूल विचार के इस समय अंतर। स्थूल विचार वैसे विचार हैं जिसमें कि हमें ऊर्जा कम लगती है, दिमाग को कम ऊर्जा खपत होती है। जैसे कि मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, हाँ, इसमें ऊर्जा की दिमाग को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, लेकिन अब सूक्ष्म विचार जैसे कि अगर हम इसके कारणों में जाएंगे तो वो सूक्ष्म विचार में हो जाएगा। उदाहरण के लिए कि जैसे कि मान लीजिए कि यह जो है मैं क्यों जा रहा हूँ, हाँ, जाना क्या होता है, इस तरह से कोई परिभाषा जैसे पूछने लगे, व्याख्या पूछने लगे, तो वह सूक्ष्म विचार हो जाता है। व्याख्या जैसे पूछने लगे, जा रहा हूँ तो हाँ, स्थूल हो गया, हाँ, अब क्यों जा रहा हूँ तो सूक्ष्म हो गया। हाँ, जैसे हवा बह रही है, ये जो है ये सामान्य विचार है। लेकिन हवा क्यों बह रही है ये सूक्ष्म विचार है, क्योंकि हवा क्यों बह रही है इसका आपको कारण ढूंढना पड़ेगा। जब हम कारण में जाते हैं तो वह सूक्ष्म विचार हो जाता है। बात समझ गए कि नहीं? हाँ, गाय दूध देती है, ये एक सामान्य विचार है, ये कोई भी जानता है। लेकिन गाय क्यों दूध देती है ये सब कोई नहीं जानता है, वो सूक्ष्म विचार। जब कारण आ जाएगा तो वहाँ सूक्ष्म विचार हो जाएगा, वहाँ जब प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। तो अब कौन सी गाय दूध देती है, उदाहरण के लिए कौन सी गाय ज़्यादा दूध देती है, अगर ये पूछा जाएगा तो ये नॉलेज की बात होगी ना, इसमें ज़्यादा एनर्जी खपत होगी तो माइंड को। तो ये जो है सूक्ष्म विचार होते हैं। और फिर उससे भी सूक्ष्म जो विचार होंगे वो होंगे जब मान लीजिए कि कोई बहुत दार्शनिक प्रश्न उठा दिए जाएंगे या बहुत मैथमेटिक्स के प्रश्न उठा दिए, क्योंकि मैथमेटिक्स का प्रश्न उठा दिया जाएगा तो आप ऐसे थोड़ी ना कुछ बातचीत करते थोड़ी हल कर पाएंगे। आपको उसमें दिमाग को ऑब्जर्व करना है, दिमाग को ज़्यादा ऊर्जा लगती है, इसीलिए अधिकतर आदमी मैथमेटिक्स से भाग जाते हैं। मैथमेटिक्स लोग पसंद नहीं करते हैं क्योंकि दिमाग को बहुत ऊर्जा लगती है। ये पूरे अस्तित्व की जो भाषा है वो मैथमेटिक्स ही है। अगर इस अस्तित्व को भाषा के रूप में बतलाने की कोशिश करें तो वह सिर्फ गणित है। गणित ही है जो कि पूरे अस्तित्व को बतलाता है। इसीलिए साइंस ने गणित को पकड़ा है। गणित के माध्यम से फिजिक्स को सॉल्व करना है, उसके माध्यम से केमिस्ट्री को, उसके माध्यम से बायोलॉजी को, सब गणित से ही सॉल्व करना है, क्योंकि इस अस्तित्व की भाषा गणित है। तो वह जो है अति सूक्ष्म विचार है, जो मैथमेटिक्स है वह अति सूक्ष्म विचार है। तो अति सूक्ष्म विचार जो है गणित है, और फिलॉसफी है, दर्शन जो है वो अति सूक्ष्म विचार है। बात समझ में आ रहा है? तो अति सूक्ष्म विचार में जब हम उतरेंगे तो फिर सूक्ष्म विचार में नहीं आएंगे, और जब सूक्ष्म विचार में है तो फिर हम जो है स्थूल विचार में नहीं आएंगे। सूक्ष्म विचार में है तो स्थूल विचार में फिर नहीं हम आएंगे वहाँ। ये इसका नियम है। स्थूल से सूक्ष्म, हाँ, क्योंकि देखिए स्थूल जो विचार होते हैं ना उसको कोई भी अनपढ़ आदमी भी बोल लेता है। स्थूल विचार उसको कहते हैं जिसको एक अनपढ़ आदमी भी वो बोल लेता है, सामान्य बुद्धि का भी आदमी बोल लेता है। वह कारणों को उतना नहीं जानता है, लेकिन जो कारणों को जानता है, उसके डिटेल को जानता है, जिसका अध्ययन या शोध है, तो वे लोग जो है सूक्ष्म विचार में होते हैं। जैसे कि एक कोई अपराधी है, तो अगर किसी सामान्य आदमी से पूछेंगे कि वह अपराध क्यों करता है तो वो उतना अच्छा से नहीं समझा पाएगा। लेकिन एक बहुत जिसने शोध किया वो समझा देगा कि अपराध के क्या क्या कारण हैं, क्यों क्यों करते हैं, कैसे संबंध है, इसका अर्थशास्त्र से कैसे संबंध है, कैसे समाज से संबंध है, कैसे भावना से संबंध है, कई तरह की चीज़ों से कैसे संबंध है वो उसको बता सकता है जिसने उस पर शोध किया है। तो वो कारण को जानता है, इसलिए वो जो है वह सूक्ष्म विचार है। तो जब हम कोई भी अभी आप शोध करेंगे तो क्यों पर जब उतरेंगे तो वो सूक्ष्म विचार में चले जाएंगे। फिर उसके बाद जब हम अति सूक्ष्म में जाएंगे तो मैथमेटिक्स में उतर जाते हैं और फिलॉसफी में उतर जाते हैं। वो उन कारणों का कारण होता है, जो कारण होते हैं उनका भी वह कारण होता है। तो इसलिए वह बहुत ही सूक्ष्म हो जाता है और उसमें दिमाग को अधिकतम ऊर्जा लगती है, बहुत दिमाग को ऊर्जा लगती है। इसलिए आदमी घबराहट महसूस करता है, और हो सकता है कि वहाँ उसको इतनी ऊर्जा लगती है कि वो सोचेगा अरे हम नहीं खोज पाएंगे, अरे अब नहीं जान पाएंगे, छोड़ो हटाओ, फिर हम वापस आ जाते हैं। हाँ, फिर जैसे ही वापस आते हैं ना, इसका मतलब है कि हम फिर कारण से भाग गए और फिर हम इसमें सामान्य आ गए। तो ऐसे व्यक्ति ज्ञान योग के पात्र नहीं होते। ऐसे व्यक्ति ज्ञान योग के पात्र नहीं होते। वो कोई अन्य योग के पात्र हो सकते हैं, भक्ति योग के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ज्ञान योग के पात्र नहीं होते। ज्ञान योग का पात्र वही है जो कि वहाँ डटा हुआ है, प्रश्न में डटा हुआ है, वो प्रश्न से नहीं भागता है और प्रश्न की हद तक पहुँचता है, और प्रश्न का जो उत्तर होता है वो प्रश्न में ही छिपा रहता है, वह भी पता लगाना होता है। तो वह व्यक्ति अगर कारण में उतर गया है, फिर कारण कभी कारण ढूंढ रहा है, यानी अति सूक्ष्म में उतर गया वो।
तो जो अति सूक्ष्म में उतर गया फिर आपको वापस नहीं लौटना है, रिवर्ट नहीं करना है, फिर वहीं डटे रहना। अगर आपको उत्तर नहीं भी मिल रहा है तो वहीं डटे रहना है, और जब डटे रहेंगे तो वहाँ फिर कोई ना कोई उत्तर मिलेगा आपको, निश्चित ही उत्तर मिलेगा किसी न किसी प्रकार का। फिर उसका जो है प्रश्न खड़ा करना है आपको, फिर उन चीज़ों को जानना है। सूक्ष्म विचार में भी तो आएगी, ये सूक्ष्म विचार में भी मुझे उसका उत्तर नहीं मिल रहा है तो हाँ, अति सूक्ष्म हम जैसे लोगों के नहीं हो सकता अति सूक्ष्म में नहीं उतर पाए अभी, तो सूक्ष्म में रहे। तो सूक्ष्म में भी फिर कई कैटेगरी है, उसमें भी हर एक में फिर 3-3 कैटेगरी है। नहीं, जैसे आपने बोला हवा चलती है, हाँ, ये हवा है, अब मैं सोच रहा हूँ हवा क्यों चलती है, हाँ क्यों चलती है, उसके बाद मैं तो कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ, बस प्रश्न तो आ गया। नहीं, तो जब नहीं सोच पा रहे ना तो आपको वहीं पर प्रश्न खड़े करते रहना, वही प्रश्न दोहराते रहना। क्यों चलती है, क्यों चलती हवा, क्यों चलती है, आपको उत्तर नहीं मिल रहा है क्यों चलती है, तो आपको कम से कम वो प्रश्न तो मिला है कि हवा क्यों चलती है, आपके लिए वही उत्तर है। अब हवा क्यों चलती है, हवा क्यों चलती है, अब वो एक मंत्र का रूप धारण करेगा, हवा क्यों चलती है, हवा क्यों चलती है, वहाँ से आपको वापस नहीं आना, वहाँ पर गुरु की जरूरत नहीं है, वो वही सब वही है, वो प्रश्न खुद ही आपको एक्सप्लोर कराएगा। अच्छा, प्रश्न को आप जब पूछेंगे हवा क्यों चलती है, हवा क्यों चलती है, तो हवा क्यों चलती है, ये जो वाक्य है, हाँ, ये वाक्य जो है अपने आप में ये प्रश्न का उत्तर रखा हुआ है, जान लीजिए। हाँ, हवा क्यों चलती है, फिर आपको धीरे धीरे प्रश्न हवा क्या है, ये भी प्रश्न आ सकता है ना वहाँ पर। अभी हवा क्यों चलती है पर आ गया, तो ये भी आ सकता है हवा क्या है, फिर ये आ सकता है चलना क्या है, फिर ये आ सकता है कि है क्या है। हाँ, ये सब आपको फिर वहाँ पर प्रश्न खड़े हो सकते हैं, तो उन प्रश्नों के ऊपर फिर आप जाएंगे, जो भी आएगा तो आप उसी पर टिके रहेंगे। उससे सूक्ष्म में तो जा सकते हैं, उससे स्थूल में नहीं आ सकते हैं, यानी फिर वापस नहीं जाना है। हाँ, उससे स्थूल में नहीं जाना, हाँ, उसके ऊपर आपको प्रश्न और खड़ा करना है। आप जितना प्रश्न उसमें खड़ा कर सकते हैं और सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रश्न, उतना ही ज़्यादा आप कारण में। देखिए जो मैंने 3 कैटेगरी बताई, इस 3 में भी एक में से 3-3 कैटेगरी है, यानी हर एक में 3-3 फिर है। अच्छा, सूक्ष्म में भी 3 है, अति सूक्ष्म में भी 3 है, अति सूक्ष्म में भी 3 है और स्थूल में भी 3 है, स्थूल में भी 3, तीनों में 3-3 है, यानी कुल जो है 9 कैटेगरी है। अच्छा, हाँ, तो स्थूल में भी 3 कैटेगरी है। जैसे स्थूल में भी एक सामान्य है, जिसमें जो सामान्य गृहस्थी में जो लोग बोलते हैं, या हल्का फुल्का जिसमें मजाक है, जिसमें ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई भी हल्का सा मजाक कर दिए तो उसमें जरूरत नहीं, सामान्य सा बात बोल दी, चादर इधर कर दो, वो उधर कर दो, इसमें ज़्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें भी है, मान लीजिए कि जिसको सामान्य गृहस्थी में पैसे तैसे कमाने हैं, तो अब उसमें वो थोड़ा सा स्थूल में ही सूक्ष्म थोड़ा हो गया। बात समझ में आ रही है ना? चादर इधर कर दिए, हाँ, ये इधर कर दिए, अब हम इसी को हाँ, साफ कर देना, हाँ, फिर उसमें भी सूक्ष्म आ जाएगा कि ये चादर ठीक नहीं है, ये नहीं, गंदा है, ये है, वो, इस तरह से कोई करता है। हाँ, तो उसमें भी फिर सूक्ष्म आ जाते हैं। तो एक में जो है कई कैटेगरी, 3-3 कैटेगरी है, तो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। तो उसी तरह से आपको जब अति सूक्ष्म में उतरेंगे तो उसमें भी 3 कैटेगरी होगी। जो पहला जो है लास्ट में एकदम जाते जाते जो है ना, वो बिल्कुल ही मैथमेटिक्स हो जाता है, और इतना प्योर फिलॉसफी हो जाती है और इतना प्योर मैथमेटिक्स हो जाता है कि वहाँ पर फिर मैथमेटिक्स और फिलॉसफी दोनों मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं उस जगह पर। समझ रहे हैं? अब पात्रता तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। हाँ, तो कोशिश कीजिए जितना है। ये जैसे मान लीजिए कि ये चादर है उदाहरण के लिए, तो इसका मैथमेटिक्स है ना कि ये चादर कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, इसमें कितने धागे हैं, कैसे बन, ये मैथमेटिक्स है। ये जितना भी है ऐसा मैथमेटिक्स में उतरता जाएगा। ये इन धागों का संबंध क्या है, ये कैसे बने हैं, तो बने हैं तो उसका भी मैथमेटिक्स से ही हल निकलता है कि कैसे बने। 4 + 3 हुए, 8 + 4 हुए, और किस तरह से, किस एंगल से जुटे, ये मैथमेटिक्स है। फिर ना आप बिना एंगल के किसी चीज़ को नहीं जोड़ सकते हैं ना, तो वो उसमें एंगल होता है कि ये इधर 90 डिग्री पर है, कुछ तंतु 60 डिग्री पर है, कुछ ऐसे हैं। तो अंततः जो है सब मैथमेटिक्स में चला जाएगा, फिलॉसफी में चला जाएगा, ये इस 2 भाषा में चला जाएगा, और फिर वे जाकर के एक हो जाएंगे। फिर उसके बाद वहाँ पर लीन हो जाएगा, मैथमेटिक्स भी लीन, फिलॉसफी भी लीन। न मैथमेटिक्स न फिलॉसफी, और शुद्ध रूप से, मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, निर्गुण निराकार, वो स्थिति वो आ जाती है परम ब्रह्म की। तो इस तरीके से आप उतरते हैं ज्ञान योग।